गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जल का महत्व। क्या सजीव कोशिका की वृद्धि, विकास एवं जीवन के लिए जल अनिवार्य होता है? सजीव कोशिका के जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं। उन सभी क्रियाओं के संपादन में जल की कोई भूमिका होती है। चलो तो आज हम इन सारे क्वेश्चनों के आंसरों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि जल को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है। चलो तो देखते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक लॉरेंस एवं उनके साथियों द्वारा जल के महत्व को समझाया गया। उन्होंने क्या बताया? जल जीव जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि इसके बिना सजीवों का जीवन असंभव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सजीव कोशिका का मुख्य घटक जल ही होता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं का उद्भव जलीय माध्यम में ही हुआ है। अर्थात सजीव कोशिका के जीव द्रव्य में होने वाली सभी क्रियाओं के संपादन में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कारण जल को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जल में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर जल सजीवों के जीवन के लिए अनिवार्य होता है। चलो तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जल के अणुओं में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, जल के अणुओं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलो तो अगले टॉपिक, जल अणुओं की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले हम जल अणु का रासायनिक सूत्र नोट करते हैं। जल अणु का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य 105 डिग्री का कोण पाया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जल अणुओं की विशेषताओं के बारे में। जल अणुओं में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सार्वत्रिक विलायक। जल सार्वत्रिक विलायक प्रवृत्ति का होता है, जो सभी प्रकार के यौगिकों में आसानी से घुल जाता है। नंबर 2, ध्रुवीय प्रवृत्ति। जल में ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसके ऑक्सीजन परमाणु ऋणात्मक एवं हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन बंध। जल अणु के ऑक्सीजन परमाणु ऋणात्मक एवं हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक प्रदर्शित रूप ग्रहण करने के कारण हाइड्रोजन बंध को निर्मित करते हैं। नंबर 4, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। नंबर 5, जल 4 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है। नंबर 6, उदासीन प्रवृत्ति। जल उदासीन प्रवृत्ति का होता है, जिसका pH मान 7 होता है। और नंबर 7, जल सहसंजक व आसंजक बल को प्रदर्शित करता है, अर्थात जल के अणुओं के मध्य सहसंजक एवं आसंजक दोनों बल उपस्थित होते हैं। ये सारी विशेषताएं जल अणुओं के मध्य पाई जाती है। तो आप इन सभी विशेषताओं को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक, जल के द्वारा सजीव कोशिका में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। चलो तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनका अवलोकन अब हम कर लेते हैं। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो अब समझते हैं अपनी पहली क्रिया, विसरण या डिफ्यूजन। क्या होती है विसरण क्रिया, इसे हम नोट करते हैं। विसरण एक भौतिक क्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यदि पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करते हैं तो वो क्रिया विसरण कहलाती है। याद रखने वाली बात है, विसरण एक भौतिक क्रिया होती है
जो कि सजीव कोशिका में संपन्न नहीं होती है। यह एक भौतिक क्रिया है। अब इस क्रिया को हम आसानी से किस प्रकार समझ सकते हैं? यदि किसी बंद कमरे में अगरबत्ती को जला दिया जाए या बंद कमरे में इत्र या परफ्यूम की शीशी को खोल दिया जाए तो कुछ समय में अगरबत्ती से निकलने वाली धुआं पूरे कमरे में फैल जाती है या इत्र से निकलने वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, जो कि विसरण क्रिया को परिभाषित करती है। हम कह सकते हैं अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं की सांद्रता अधिक थी, जिसके कारण वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हुए दिखाई दी। इस कारण से पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो वो विसरण क्रिया को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? किसी भी जलीय बीकर में, जल से भरे हुए बीकर में यदि हम स्याही की कुछ बूंद डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात ही पूरे बीकर में भरा हुआ जल स्याही के रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो भी विसरण क्रिया को परिभाषित करता है। चलो तो इसे अब डायग्राम के रूप में नोट भी कर देते हैं। विसरण प्रयोग किसी भी बंद कमरे में अगरबत्ती को जला दिया जाता है। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं कुछ ही समय में पूरे कमरे में फैल जाता है, जो विसरण क्रिया को परिभाषित करता है। नोट कर देते हैं। बंद कमरे में अगरबत्ती से निकले धुआं का फैलना, जो क्या बताता है? विसरण क्रिया को बताता है। अब हम बात करते हैं विसरण गैस, द्रव या ठोस तीनों माध्यम में होती है। तीनों माध्यम में होती है, लेकिन विसरण की दर सबसे ज़्यादा गैसीय माध्यम में होती है। गैस के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हुए हमें नजर आते हैं। ये तो हमने बात की विसरण क्रिया की। अब बात करते हैं विसरण दाब। क्या होता है विसरण दाब? इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विसरण दाब के बारे में। तो क्या होता है विसरण दाब? विसरित होने वाले पदार्थ के अणु, अर्थात जो पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न दाब को विसरण दाब कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन कर रहे हैं, तो उन विसरित होते हुए पदार्थ के अणु, आयन या यौगिकों द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है वह दाब विसरण दाब कहलाता है। तो विसरण दाब को किस प्रकार से नोट कर सकते हैं? विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर लगाया जाता है। विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है, किंतु यदि विलायक में जब विलय पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो विसरण दाब की दर भी कम हो जाती है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए विसरण दाब। अब हम पढ़ते हैं विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो विसरण क्रिया को प्रभावित करते हैं? अब बात करते हैं विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विसरण क्रिया को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 तापमान, नंबर 2 घनत्व, नंबर 3 दाब और नंबर 4 माध्यम। तो ये 4 कारण ऐसे होते हैं जो विसरण क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब ये चारों कारण किस प्रकार से विसरण क्रिया को प्रभावित करते हैं, चलो इन्हें हम देखते हैं। अब हम जानते हैं विसरण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस रूप में प्रभावित करते हैं। चलो देखते हैं।
नंबर 1 तापमान। विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विसरण की दर भी बढ़ती जाएगी, अर्थात अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तापमान वृद्धि के साथ अधिक रूप में गति करते हुए दिखाई देंगे। तापमान विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 घनत्व। विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ने पर विसरण की दर कम हो जाती है, अर्थात हमने शुरू में बताया था विसरण की जो क्रिया गैसीय माध्यम में अधिक, द्रव में कुछ कम तथा ठोस में बहुत कम होती है, अर्थात जैसे जैसे पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विसरण की दर कम होती जाएगी। नंबर 3 दाब। विसरण की दर दाब के समानुपाती होती है, अर्थात जब विसरित होने वाले पदार्थ के अणु अधिक दाब डालेंगे तो पदार्थ में विसरण की क्रिया अधिक होगी। और नंबर 4 माध्यम। सघन माध्यम में विसरण की दर कम जबकि विरल माध्यम में विसरण की क्रिया अधिक होती है, अर्थात विलायक में विसरण की क्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन विलायक में जब विलय के पदार्थ मिला दिए जाएंगे तो विसरण की दर स्वतः ही कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं माध्यम सघन माध्यम में विसरण की दर कम जबकि विरल माध्यम में विसरण की क्रिया अधिक होती है। तो हमने विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले चारों कारकों का अध्ययन अच्छे से किया। अब हम पढ़ते हैं विसरण क्रिया का महत्व। चलो अब हम जानते हैं पादपों में विसरण क्रिया का क्या महत्व होता है, कौन कौन सी क्रियाएं विसरण क्रिया पर निर्भर होती है। चलो नोट करते हैं, आप भी मेरे साथ नोट करते रहना। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया विसरण क्रिया पर आधारित होती है। क्लियर है। पादपों में विसरण क्रिया का क्या महत्व होता है। नंबर 1 पादपों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया विसरण क्रिया पर आधारित होती है। उसके अलावा क्या काम करता है। नंबर 2 पादपों में खाद्य एवं जल अणुओं का परिवहन विसरण पर आधारित होता है। दो बात हो गई। पादपों में खाद्य एवं जल अणुओं का परिवहन विसरण क्रिया पर आधारित होता है। नंबर 3 अंतःचूषण एवं अंतःशोषण की क्रिया विसरण पर आधारित होती है। तीसरा क्या लिखा आपने, अंतःचूषण एवं अंतःशोषण की क्रिया विसरण क्रिया पर आधारित होती है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। नंबर चार पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण पर आधारित होती है। और नंबर 5 पादपों में निर्मित हार्मोनों का वितरण भी
विसरण क्रिया पर आधारित होता है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में विसरण क्रिया का अध्ययन अच्छे से किया। अगले वीडियो में हम परासरण, पारगम्यता, अंतःशोषण आदि क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।